हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। संस्कृत मंत्रा ये यूट्यूब चैनल पर स्वागत है सभी का। चलिए हम लोग दोस्तों सीडीपी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सीडीपी हिंदी ये सब जितना हो सकेगा। चलिए क्लास को शुरू किया जाए। नहीं बोलना है। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। विकास एक अनिरंतर प्रक्रिया, क्रमिक प्रक्रिया, व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है लेकिन वातावरणीय कारकों से नहीं। वातावरणीय कारकों से प्रभावित है लेकिन व्यक्तिगत कारकों से नहीं, है ना। तो पूछा है विकास, पता है ना जी। विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। निम्न में से कौन सा विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक है। क्या पूछा है? वातावरणीय। तो वंशानुक्रम लिखा है, आनुवांशिकता लिखा है, परिपक्वता लिखा है, विद्यालय लिखा है। तो जो वातावरण वातावरण मतलब हमारा जो पास पड़ोस है ना, तो ये हो जाएगा हमारा विद्यालय, है ना। बाकी सब वंशानुक्रम से संबंधित हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 2 का राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा समाजीकरण का प्राथमिक और प्रधान घटक है। तो प्राथमिक और द्वितीय कारक पढ़े हैं। तो पहला लिखा है जनसंचार, दूसरा सांस्कृतिक, तीसरा विद्यालय, चौथा परिवार। हम्म, है ना। तो जो परिवार है जी, परिवार जो है प्राथमिक है, बाकी सब द्वितीयक हैं, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अनैच्छिक क्रियाएं अधिगम का प्रधान व प्राथमिक माध्यम होती हैं। जो संवेदी गामक है, पूर्व संक्रियात्मक है, मूर्त संक्रियात्मक है, औपचारिक संक्रियात्मक है। तो अनैच्छिक क्रियाएं, है ना। अनैच्छिक क्रियाएं कहाँ होती हैं? कौन सा? 4 नंबर। जी बिल्कुल। अनैच्छिक क्रियाएं होता है संवेदी में। कुछ लोग ने गलत बताया आंसर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। जीन प्याजे के अनुसार नई जानकारी की समझ बनाने के लिए मौजूदा स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है। केंद्रीकरण है, समायोजन है, असंतुलनकरण है, संवेदन है। हम्म जी, समायोजन कहलाता है। मतलब कि नई जानकारी की समझ बनाने के लिए मौजूदा स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समायोजन। ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। समीपस्थ विकास का क्षेत्र जेडपीडी की बात किया है। संप्रत्यय निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? जेरोम ब्रूनर, बीएफ स्किनर, लेवाइगोस्की, हावर्ड गार्डनर। तो जेडपीडी की बात लेवाइगोस्की ने किया है। ऑप्शन सी राइट आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। लेव वाइगोस्की ने विकास को डॉट डॉट से डॉट डॉट में बदलाव के रूप में परिकल्पित किया है। स्कीमा संप्रत्यय, सामाजिक स्तर पर सहभागी क्रियाएं, अनुग्रहित प्रक्रियाएं, और सी अनैच्छिक क्रियाएं स्कीमा, और डी व्यक्तिगत कारकों से बाह्य प्रक्रियाओं से। बी नंबर, है ना। सामाजिक स्तर पर सहभागी क्रियाएं और अनुग्रहित प्रक्रियाओं में बदलाव के लिए परिकल्पित किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 1 मिनट। चलिए क्वेश्चन। हाँ, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तर्क की व्याख्या करते हुए डॉट डॉट चरणों का क्रम प्रतिपादन किया है। 4, 6, 8, 10, है ना। ऑप्शन बी 6 चरणों में, है ना। 3 स्तर 6 चरण, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है। संरचनावादी उपागम के अनुसार निम्न में से कौन से घटक को विद्यार्थियों में नहीं बढ़ाना चाहिए। कौन सा नहीं बढ़ाना चाहिए? नहीं को ध्यान रखना है। ठीक है। लिखा है समस्या समाधान, निर्देशित खोज, सहयोगी अनुमान, कंठस्थ स्मरण। तो नहीं को ध्यान रखना है, बाकी सभी को पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी कंठस्थ। रट्टा मारना, याद कराना, ये सब निगेटिव पॉइंट होता है। ठीक है। ऑप्शन डी।
आगे देखेंगे बुद्धि लब्धि परीक्षणों के मतलब आईक्यू परीक्षणों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। वे बहुत व्यापक तरीके से बुद्धि को मापते हैं। बुद्धि लब्धि परीक्षणों में मापने की एक निश्चित प्रकार की त्रुटि है। ऑप्शन सी, बुद्धि लब्धि परीक्षण किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से मुक्त है। ऑप्शन डी, बुद्धि लब्धि परीक्षण हमेशा अत्यधिक विश्वसनीय होते हैं। हमेशा अत्यधिक विश्वसनीय होते हैं, जो आपका ये आंसर कह रहा है। तो अत्यधिक हमेशा, तो जो हमेशा वर्ड ही निगेटिव हो गया। और बुद्धि लब्धि किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक मुक्त होते हैं, तो मुक्त जो लिखा होगी निगेटिव हो गया, है ना। और वे बहुत व्यापक तरीके से बुद्धि को मापते हैं, बहुत व्यापक तरीके से नहीं, ये भी निगेटिव हो गया। बाकी बुद्धि लब्धि परीक्षणों को मापने की एक निश्चित प्रकार की त्रुटि है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, सिद्धांतवादी भाषा और विचार के मध्य संबंध की अवधारणात्मक समझ के बारे में मतभेद रखते हैं, जबकि जीन पियाजे का मानना है कि डॉट डॉट को प्रभावित करता है। लेव वाइगोस्की का यह सुझाव, है ना, डॉट डॉट को निर्देशित करता है। संज्ञान भाषा, संज्ञान भाषा, भाषा विचार, भाषा संज्ञान विचार भाषा, वातावरण भाषा आनुवंशिकता विचार, विचार आनुवंशिकता भाषा वातावरण, चारों को भरना है, सही जगह पर भरना है। 4 नंबर। चलिए तो देखिएगा, यहाँ विचार पहले आ गया, ये भी नहीं होगा। यहाँ पहले वातावरण आया, ये भी नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ भाषा पहले है, तो प्याजे का भाषा पहले नहीं है, प्याजे का सबसे पहले संज्ञान है। तो संज्ञान भाषा को प्रभावित करता है और भाषा विचार को निर्देशित करती है। ऐसी बात किसने कहते हैं? जीन प्याजे कहते हैं, ठीक। 2 क्वेश्चन गलती कर गए हैं सब लोग, 11 तक अभी 2 क्वेश्चन हो गया। अच्छा, सब नहीं किए हैं, चलिए अच्छा कुछ ही लोग। जो स्पेशल है ना। पाठ्य पुस्तकों में महिलाओं की तुलना पुरुषों का अत्यधिक प्रतिनिधित्व होना किसका उदाहरण है? पूर्व जेंडर पूर्वाग्रह, जेंडर समता, जेंडर समानता, जेंडर निष्पक्षता। हम्म 1 मिनट। हम्म तो पूछा है प्रश्न किसका हो जाएगा, कौन सा क्वेश्चन? जेंडर निष्पक्षता क्या? जेंडर समता नहीं, जेंडर समानता नहीं, बल्कि जेंडर पूर्वाग्रह, ठीक है। खुश रहिए। लिखा है पाठ्य पुस्तकों में महिलाओं की तुलना, तो भाई एक दूसरे से महिला और पुरुष का कह रहा है कि पुरुषों का अधिक प्रतिनिधित्व होना, तो महिला को क्या कर रहा है? कम, और पुरुष को ज्यादा। तो इसका एक प्रकार का क्या है? जेंडर पूर्वाग्रह से ग्रसित है ये धारणा, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक या शिक्षिका को पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की गति पर ध्यान देना चाहिए। पढ़ाने के दौरान विद्यार्थी सीखने की गति को अनदेखा कर देना चाहिए, तो निगेटिव हो जाएगा। केवल अच्छा निष्पादन करने वाले की गति पर ध्यान देना चाहिए, तो केवल भी निगेटिव हो गया। विद्यार्थियों को सीखने की गति में व्यक्तिगत भिन्नताओं की अनदेखी कर देना चाहिए, तो अनदेखी भी निगेटिव हो गया, है ना। ऑप्शन ए राइट आंसर। जी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। सीखने के उद्देश्य हेतु आकलन का उपयोग करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह सत्र के अंत में परीक्षा का आयोजन करें। तो अब सत्र के अंत में और केवल मानकीकृत परीक्षणों का उपयोग, तो सत्र के अंत में ये भी गलत हो गया, केवल मानकीकृत ये भी गलत हो गया। और सभी के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा अनिवार्य है ना। तो सीखने के लिए नहीं है, बल्कि चल रही गतिविधि में बच्चों की भागीदारी के आधार पर आकलन करें, ये सीखने के लिए है ना। बाकी सब
जी, नेगेटिव आंसर हो जाएगा। चलें क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। निम्न में माइक म्यूट कर रखिए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा म्यूट रखिए, माइक किसका ऑन है? विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन में बाधा पड़ने की संभावना है। अनुरूपकों के प्रयोग को बढ़ावा देने से, खुले अंत वाले प्रश्न पूछने से, गहन चिंतन के लिए समय प्रदान करने से, रट कर याद करने या कंठस्थीकरण को प्रोत्साहित करने से। माइक म्यूट रखिए ना, आवाज आ रहा है। अरे प्रश्न पूछा है समालोचनात्मक चिंतन में बाधा। बाधा कौन करेगा? रट्टा मारना, कंठस्थीकरण। ठीक है, चलें। निम्न निम्न सामाजिक आर्थिक समूहों से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु कौन सी बात महत्वपूर्ण है? मानकीकृत पाठचर्या द्वारा शिक्षण, उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की अनदेखी करना, अपारस्परिकता का बोध का विकास करने वाली विद्यालयी संस्कृति को समुन्नत करना, केवल प्रभुत्ववादी संस्कृतियों में प्रचलित प्रथाओं का क्रियान्वयन करना। तो हो जाएगा पारस्परिकता का बोध का विकास करने वाली विद्यालयी संस्कृति को समुन्नत करना। ऑप्शन सी राइट आंसर। ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ ही है पीडीएफ खींचने में। ये सही नहीं दिख रहा है ना? हाँ थोड़ा, चलिए देखिए, आइए सुनिए। गलत शब्द जोड़ना, शब्दों को अनियमित रूप से बदलना और छोड़ देना, वाक्यों में शब्दों के क्रम को इधर उधर कर देना, यह सभी किससे स्पष्ट संकेत हैं? अधिगम अक्षमता, स्वलीनता, ध्यान अभाव, अति क्रियाशीलता विकार, एडीएचडी या श्रवण बाधिता। तो ये सब क्या है कि गलत शब्द छोड़ना, शब्दों को अनियमित रूप से बदलना, छोड़ देना, ये सब क्या है? अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। दृष्टिबाधिता विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक बाधक बन सकता है? इलेक्ट्रॉनिक रूप से अभिरूपित व्याख्यान टिप्पणी, रिकॉर्ड किए गए श्रव्य व्याख्यान, चित्रात्मक सामग्रियों के स्पर्शनीय प्रतिमोड, लिखित विवरण और आरेख। हाँ, क्योंकि दृष्टि बाधित विद्यार्थी है, जो दृष्टि बाधित विद्यार्थी है उसके लिए लिखित विवरण और आरेख क्या करेगा? एक बाधक बन जाएगा। हम्म, वही बात है। सलीनता ग्रसित विद्यार्थी विशिष्ट रूप से किस व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं? उत्कृष्ट मौखिक संप्रेषण अधिगम, है ना, अति क्रियाशीलता, पुनरावृत्ति आचरण, सामाजिक अंतरक्रिया के लिए उत्साह। 1 मिनट। चलिए क्या होगा 19 का? ऑप्शन सी पुनरावृत्ति आचरण, है ना, क्योंकि जो स्वलीन होता है एक ही चीज का बार बार ऐसे करके व्यवहार ऐसा ही करता है ना। जी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 20 नंबर। प्रतिभाशाली विद्यार्थी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वे अत्यधिक प्रयासों द्वारा सीखते हैं, वे जानकारी को समझने में अधिक समय लेते हैं, उनमें औसत से अधिक क्षमता होती है, उनके विचारों में रचनात्मकता और मौलिकता की कमी होती है। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होता है ना, तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी उनमें औसत से अधिक
क्षमता होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। अभिकथन। प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को प्रमुख रूप से व्याख्यान पद्धति का उपयोग करना चाहिए। तर्क आर है, सीखने की प्रक्रिया सबसे ज्यादा तब प्रभावी होती है जब वह निष्क्रिय श्रवण के माध्यम के द्वारा की जाती है। सही विकल्प का चयन करें। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही लेकिन आर गलत, ए और आर दोनों गलत। तो लिखा है प्राथमिक कक्षाओं में, हाँ जी, विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए शिक्षक मुख्य रूप से व्याख्यान, अगर हम खाली लेक्चर मेथड अपना दें तो बच्चों को सीखने में बहुत सारी समस्याएं आएंगी। और सीखने की प्रक्रिया सबसे ज्यादा तब प्रभावी होती है जब निष्क्रिय श्रवण के माध्यम से। मतलब सबसे ज्यादा आप तब सीखेंगे जब हम, मतलब निष्क्रिय श्रवण, जब आप ध्यान देकर सुनेंगे ही नहीं तो सबसे ज्यादा सीखेंगे। तब तो कितना अच्छा रहता क्लास, है कि नहीं। अरे भाई क्लास में बैठ के बतियाते, और सबसे ज्यादा वही सीखता जो दूसरे से बतियाता। हाँ। लिखा है वास्तविक दुनिया के संदर्भों में सीखने के लिए मस्तिष्क डॉट डॉट है। इसके लिए विद्यालयों को अधिगम पर जोर देना चाहिए। सक्षम रचनात्मक, असक्षम अन्वेषण, सक्षम पाठ्यपुस्तक आधारित, असक्षम गैर संदर्भित। हम्म, क्या हो जाएगा। एक नंबर। जी, मस्तिष्क सक्षम है इसलिए विद्यालय को रचनात्मक अधिगम पर जोर देना चाहिए। रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, ये सब पॉजिटिव। रचनावाद किसका समर्थन करता है। शिक्षार्थियों द्वारा नए ज्ञान का सृजन, शिक्षकों द्वारा नए ज्ञान की अस्वीकृति भी निगेटिव है। पहले से अर्जित ज्ञान पुनरुत्पादन, रट कर याद करना, ऐसे ही निगेटिव हो गया। ऑप्शन वन। हम्म। क्वेश्चन नंबर 24। कक्षा में सभी शिक्षार्थियों को शामिल करने के लिए डॉट डॉट विविध साधन प्रदान करना महत्वपूर्ण है। संलग्न, प्रतिस्पर्धा, भेदभाव, अबोधगम्यता। एक नंबर। जी, एकदम स्पष्ट है सब। पॉजिटिव निगेटिव एकदम क्लियर है इसमें। एक समस्या को कई मध्यवर्ती उपलक्ष्यों में विभाजित करने की युक्ति और फिर प्रत्येक मध्यवर्ती उपलक्ष्य को हल करने के साधनों का पता लगाना क्या कहलाता है। मौखिकीकरण, अनुरूपात्मक चिंतन, साधन अंतन विश्लेषण, कार्यात्मक स्थिरता, या इसी को बोलते हैं जड़ता। देखिए पूछा है एक समस्या के कई मध्यवर्ती उपलक्ष्यों में विभाजित करने की युक्ति और फिर प्रत्येक मध्यवर्ती उपलक्ष्यों को हल करने के साधनों का पता लगाना, तो क्या कहलाएगा। साधन अंत विश्लेषण। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। अध्यापक को पढ़ाई जाने वाली अध्यापकों को पढ़ाई जाने वाली अवधारणाओं के बारे में विद्यार्थियों के सहज सिद्धांत के बारे में जानना चाहिए और उसी के आधार पर पाठ आगे पढ़ाना चाहिए। विद्यार्थियों के सहज सिद्धांत एक प्रकार की वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं और आगे के अधिगम में बहुत मायने रखती हैं। सही विकल्प चुने। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही लेकिन आर गलत, ए और आर दोनों गलत। बिल्कुल। पढ़ाई जाने वाली अगर उसी के आधार पर होगा तो सही होगा, और विद्यार्थी तभी अच्छे से जब वैकल्पिक अवधारणाओं के बारे में वो खोज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। अभिकथन एक, विद्यालय को ऐसी शिक्षण शास्त्री प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो केवल सीखी गई सामग्री के पुनरुत्पादन पर जोर न दे।
संवेग और संज्ञान एक दूसरे के साथ पृथक हैं। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही लेकिन आर गलत, ए और आर दोनों गलत। जी, ए सही लेकिन आर गलत है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हम्म जी। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अवप्रेरणा का एक उदाहरण है? नगद पुरस्कार जीतने के लिए पढ़ाई करना, अपने साथियों की प्रशंसा पाने के लिए नृत्य का प्रदर्शन करना, प्रथम स्थान आने के लिए दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना, जिज्ञासावश किसी विषय पर शोध करना। हम्म बिल डी नंबर। बाकी और सब निगेटिव। नगद पुरस्कार, प्रशंसा, दौड़ प्रतियोगिता, है ना, ये सब बाहरी है और डी आंतरिक है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं? कक्षा का परिवेश, संसाधनों की उपलब्धता, शिक्षक की शिक्षण शास्त्रीय विधियां, विद्यार्थियों के तत्परता का स्तर। केवल एक और दो, केवल एक दो तीन, एक दो तीन चार। हम्म चलिए डी नंबर। एक अनुकूल शिक्षण अधिगम वातावरण के लिए किसकी आवश्यकता है? अधिक से अधिक जोखिम, विकर्षणों व्यवधान को न्यूनतम होना, व्यक्तिगत भिन्नताओं को नजरअंदाज करना, अनम या गैर लचीली शैक्षणिक कार्य प्रणाली। जी, एक अनुकूल मतलब विकर्षणों का व्यवधान जो है सब पे एकदम सबसे कम अगर होगा, न्यूनतम होना, तो आवश्यक इसी की आवश्यकता है ना। बाकी जोखिम, अधिक से अधिक जोखिम निगेटिव हो गया, और गैर लचीली और नजरअंदाज निगेटिव हो गया, है ना। 30 क्वेश्चन हो गया। 30 में कितना सही हुआ? 30 में 28। 30 में 30 किसका है? हम्म चलिए, तो बहुत अच्छा। आज सेट इतना 30 क्वेश्चन इस सीडीपी से। मिलते हैं हम लोग अगले सेट के बारे में। तब तक के लिए बाय सभी को। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ओके, बाय सभी को।